Good morning, all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. This is शुभम पांडे और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 6। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिलेटेड, एलिमेंट से रिलेटेड। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। चलो देखते हैं एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? ये एक प्रोसेस होती है सेपरेट कराने की, किसको? दो या दो से ज्यादा मिस्किबल लिक्विड्स को। मिस्किबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जिनके पास वन फेस होता है। दोस हैव ओनली वन फेस, मतलब शुगर प्लस में वाटर। जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे, क्या हमको शुगर दिखाई देगी? वाटर के अंदर नहीं दिखाई देगी ना, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके अंदर हमको जो है एक ही चीज दिखाई देगी। दोस लिक्विड्स विच आर, मतलब जो कि सेपरेट होकर के क्या दिखाएं? एक ही फेस दिखाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्किबल लिक्विड्स। बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? मिस्किबल लिक्विड्स को अलग अलग करते हैं। द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शनल बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये जो डिस्टिल है, मैंने बताया था डिस्टिलेशन में क्या होता है, अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से जो लिक्विड है वो अलग अलग हो जाता है। मतलब जो कम टेम्परेचर में जो है बॉईल हो जाए वो जल्दी निकल जाता है लिक्विड बाहर, और जो थोड़ा लेट हो जाता है टेम्परेचर पे वो लेट से निकलता है। द मोर वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वॉलेटाइल लिक्विड वही लिक्विड होता है जो कि कम टेम्परेचर पे हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वॉलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है जो कि कम से कम टेम्परेचर पे क्या हो जाए? बॉईल हो जाए। ठीक है, डिस्टिल्ड ओवर फर्स्ट एंड द लेस वॉलेटाइल लिक्विड। और लेस वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। डिस्टिल्स वाला लेटर, जिसका जो वॉलेटाइल लिक्विड जो है ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वॉलेटाइल लिक्विड का वो लेट बाहर निकलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एप्लीकेशन क्या होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिस्किबल लिक्विड्स। ये जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमने शुरू में पढ़ ली। ये क्या हेल्प करता है? मिस्किबल लिक्विड्स को सेपरेट कराने में हेल्प करता है। क्या करता है? सेपरेट कराने में। मिस्किबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जिनमें एक ही फेस होता है, जैसे एग्जांपल के शुगर प्लस वाटर। इट इज यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल। ये जो है सेपरेट करने में हेल्प करता है पेट्रोलियम को। ठीक है, इनटू यूजफुल फ्रेगनेंस सच एज केरोसिन, केरोसिन को भी, पेट्रोल को भी, डीजल को भी। मतलब ये जो ऑयल्स होते हैं केरोसिन वगैरह, इनमें जो इम्प्योरिटीज होती है उन उनसे अलग करने में, मतलब प्योर सब्सटेंस निकालने में, जो प्योर तेल है, प्योर ऑयल है, उसको निकालने में क्या हेल्प करता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस ऑफ द एयर। ये गैसेस ऑफ द एयर को भी सेपरेट करने में हेल्प करता है। याद रहेगी बात। एक स्लाइड और निकाली है मैंने। ये क्या? इमिस्किबल लिक्विड्स। हम पढ़ते हैं कि इमिस्किबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जिनके पास क्या होते हैं? दो फेस होते हैं। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर आपको दोबारा से याद आएगा। उसमें हम क्या करते हैं? सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं, किसको अलग करने के लिए? सेपरेट करने के लिए। उसमें जैसे कैरोसिन प्लस वाटर को अलग अलग करना हो तो वहां पर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होती है, फिर मतलब सेपरेटिंग फनल होती है। ये वाली प्रोसेस होती है उसमें। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? अब पता लग गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जहां पर हम दो मिस्किबल लिक्विड्स को अलग अलग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। जैसे कि जो वॉलेटाइल लिक्विड ज्यादा होगा, मतलब जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत कम होगा वो जल्दी निकल जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो जो है लेट निकलेगा। ठीक है, और मिस्किबल कौन से लिक्विड होते हैं? जिनके पास एक ही फेस होता है। और इमिस्किबल कौन से होते हैं? जिनके पास दो फेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये भी बहुत आसान है। इसके मैंने इसका तो मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है इसके लिए। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन भी हम करेंगे लास्ट में। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है किसको यूज करने के लिए? प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए। अ सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। जैसे कि हम किसी सॉलिड्स को क्या से सेपरेट कराएं? सॉल्यूशन से। ठीक है, बट व्हेन added more and more solid to the liquid, a point comes after which no more solute dissolve in the liquid. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड।
अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर जो है एक स्टेज ऐसी आ जाए जहां पर जो है घुलना ही बंद हो जाए, मतलब जहां पर कोई सॉल्यूट जो है घुलना ही बंद हो जाए, वो लास्ट स्टेज जो कहलाती है वो कौन सी होती है? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? जहां पर हम जो है धक्के से या फिर फोर्स लगा करके, फोर्स लगाने का मतलब ये है कि मतलब बॉईल कर करके, उस चीज को बॉईल कर करके क्या करते हैं, हम उसको सॉलिड को घोल दें। बॉईल करके हम किसी सॉलिड को जो है धक्के से किसी सॉल्यूशन के अंदर घोल दें, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर ये वही बात कर रहा है कि ये क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक होती है, क्या करती है, जो कि प्योरिफिकेशन कराती है किसकी? सब्सटेंस की। किसकी प्योरिफिकेशन? सब्सटेंस की। अ सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट, ये कौन सी टेक्निक होती है? किसको सेपरेट कराने की टेक्निक होती है? सॉलिड को किससे कराने की होती है? ये पेंसिल दिखाई दे रही है, सॉलिड को किससे कराने की होती है? सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से क्या सेपरेट कराने की टेक्निक होती है? सॉलिड को सेपरेट कराने की टेक्निक होती है। जब हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सॉलिड ऐड कर देते हैं लिक्विड के अंदर, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर सॉलिड डिसॉल्व होना जो है बंद हो जाता है लिक्विड में, वहां पर वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर हमको धक्के से किसी सॉलिड को घोलना पड़े। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड, ये मेथड जो है प्योरीफाई, किसको प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है? सॉलिड को। एग्जाम्पल, द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, जैसे कि जो साल्ट है हम कहाँ से लेते हैं? सी वाटर से। सॉल्ट और वाटर को अलग अलग किया जाता है ना, वहां से इम्प्योरिटीज निकाली जाती हैं। जैसे सॉल्ट के अंदर से जब हम सी वाटर से जब सॉल्ट बनाते हैं, और जब उसकी हम क्या करते हैं, उसको हम प्योर बनाते हैं, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज निकलती है की कौन सी प्रोसेस की वजह से निकलती है? क्रिस्टलाइजेशन। बात याद रहेगी। जो हम नमक खाते हैं, जो कि नमक जो प्योर होकर के आता है, जो उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली जाती हैं, वो किसकी हेल्प से निकाली जाती हैं? क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से। और नमक कहाँ से बनता है? सी वाटर की हेल्प से। ये बात याद रहेगी। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं क्रिस्टलाइजेशन की? ये बहुत आसान है, ये मैंने क्वेश्चन जो है ये इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हो जाएं। अब प्रोडक्ट ऑफ हाई प्योरिटी, ये प्रोडक्ट है हाई प्योरिटी को ऑब्टेन कराने के लिए, मतलब कि पूरे तरीके से वो प्योर हो जाए एक ही स्टेप में। किसमें? एक ही स्टेप में जो है हमको हाई प्योरिटी मिल जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिल जाए। किसकी हेल्प से? क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से। क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से क्या मिलता है हमको? प्योर हाई प्योरिटी मिलती है सब्सटेंस की एक ही स्टेप में, ठीक है, ज्यादा बार बार क्रिस्टलाइज नहीं करना पड़ता। द ड्राई प्रोडक्ट्स, जो सूखे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सूखे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से डायरेक्टली पैक्ड हो जाते हैं, पैक्ड एंड स्टोर। जो ड्राई सब्सटेंस होते हैं, जो सूखे सब्सटेंस होते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से सीधे डायरेक्टली पैक हो जाते हैं या फिर स्टोर हो जाते हैं। एक एडवांटेज ये है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ दिस प्रोसेस आर रिलेटिवली लो, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है क्रिस्टलाइजेशन कराने के लिए, जो टेम्परेचर ऑपरेट कराना पड़ता है, हमको देना पड़ता है क्रिस्टलाइजेशन कराने के लिए, वो हमको बहुत ही कम देना पड़ता है रिलेटिवली, ठीक है। ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एलिमेंट्स, ये जो हमारी लास्ट स्लाइड है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत आसान स्लाइड है। देखो हमारे पास टोटल एट प्रेजेंट जो पीरियडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स है। कितने? 118 एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट्स जो है ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो कि प्योर सब्सटेंस, जो कि एक ही सिंगल एटम से बने हों, जो कि एक ही टाइप के एटम से बने हों। ये बात याद रहेगी। तो चलो एक बार देख लेते हैं पढ़ के। एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस, ये क्या है? एक सब्सटेंस है। कौन सी सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस। याद रहेगी बात, प्योर सब्सटेंस है। विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप, जिनको जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द मींस केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता, दो या दो से, मतलब सिंपल से सिंपल सब्सटेंस में इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता केमिकल मेथड का यूज करके भी। जैसे कि अगर हम हीट का यूज करें, वहां पर लाइट का यूज करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करें, तब भी ये सब्सटेंस जो है क्या नहीं होंगे, सब्सटेंस जो है ब्रेक डाउन नहीं होंगे सिंपल से सिंपल सब्सटेंस में। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। हाइड्रोजन जो है किसी और सब्सटेंस में टूट ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है एक ही काइंड के एटम से बना हुआ है, एक ही टाइप के एटम से बनाया हुआ है।
और इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे बात समझ, इलेक्ट्रॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो और प्रोटॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हमको इस एलिमेंट को क्या करना हो, दूसरे उसमें चेंज करना हो सब्सटेंस में, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर इसके पास एक प्रोटॉन है तो अगर हम इसके इसमें जो है अगर हम प्रोटॉन बढ़ा दें कैसे भी करके, तो क्या हो जाएगा? ये सब्सटेंस जो है बदल जाएगा दूसरे दूसरे सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉपर जैसे एक मेटल है, वो कि एक ही टाइप के किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, कॉपर एटम से। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसको डिफाइन किया गया है एन सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक सब्सटेंस जो कि किसी एक ही प्रकार के एटम से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि देर आर 118 एलिमेंट्स, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो है नेचर से मिले हुए हैं, जो कि नेचुरल मिले हुए हैं। और 24 एलिमेंट्स जो है जो कि रह गए, उनको हम क्या किया है? आर्टिफिशियली बनाया है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। जैसे हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, ये सब किस क्या है? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। एलिमेंट्स जो है सॉलिड भी होते हैं, गैस में भी होते हैं, लिक्विड्स में भी होते हैं। जैसे मरकरी जो है लिक्विड हो, सॉरी, मरकरी जो है आपने देखा होगा सॉलिड में होता है, सॉरी, मरकरी जो है लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है। गैस में जैसे ऑक्सीजन हो गई, ये भी एक एलिमेंट है। सॉलिड में जैसे क्या होता है? आयरन हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल। ठीक है, और हम जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट के जो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और जो इसका सिंबल है वो एच होता है, सिंपल। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स जो है और इनको तीन कैटेगरी, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थैंक यू। ये यहाँ तक लास्ट स्लाइड थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और मैं एलिमेंट्स को आपको जो हमको एलिमेंट्स की जरूरत है 9th क्लास में वो भी कराऊंगा, उनके सिंबल भी